हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। दो पार्ट्स में ये टॉपिक डिवाइडेड है। पार्ट वन जिसमें आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और पार्ट टू इज योर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पार्ट वन हमने स्टार्ट किया था। एग्जाम में वेटेज अगर मैं बोलूं पार्ट वन की तो वो 10 से 15 नंबर की है, और पार्ट टू की अगर मैं वेटेज बोलूं तो वह 8 से 10 नंबर की है। ठीक है जी, तो पार्ट वन हमने स्टार्ट किया था जिसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पार्ट टू में इतने क्वेश्चंस नहीं है। तो पार्ट वन मैंने आपको काफी हद तक लास्ट क्लास में समझा दिया था, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। कंसेप्ट तो बस यही है कि आपको लेजर अकाउंट बनाने आने चाहिए, आपको ट्रांजेक्शन समझ में आनी चाहिए। दिस इज मोस्ट बेसिक चैप्टर। ये जो सिंगल एंट्री का चैप्टर है ये सबसे ज्यादा बेसिक चैप्टर है। यहां से आप लोग अपने लेजर अकाउंट्स में कमांड पक्की कर सकते हो, आप अपनी एंट्रीज में कमांड पक्की कर सकते हो, ट्रांजैक्शन को समझने में कमांड पक्की कर सकते हो। ठीक है जी, तो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो पार्ट वन का ही एक छोटा सा नोट मैं अभी आपको लिखवाने जा रहा हूं। उसके बाद मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आज वाली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है जी, आइए जी, तो लिखो नोट। जो लास्ट क्लास में आप नोटिंग कर रहे थे उसके आगे, उस कॉन्सेप्ट के आगे नोट कंटिन्यू कर देना, ये वाला। यूज ऑफ लैग रेशियोज। यूज ऑफ लैग रेशियोज। लैग रेशियो मतलब टाइम लैग भी बोलते हैं। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। लिखो यूज ऑफ लैग रेशियो। इफ क्वेश्चन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटर्स कलेक्शन पीरियड, that is lag period, or creditors payment period, that is lag period, then we should calculate amount of sale or purchase based on lag period। कैसे निकलेगी? if closing debtors are given along with lag period, then credit sale is equal to closing debtors multiply 12/365 divided by lag period। ये 12/365 का मतलब क्या हुआ? अगर आपको लैग पीरियड मंथ्स में गिवन है तो यू विल यूज 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपको लैग पीरियड डेज में गिवन है तो यू विल यूज 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। देखो ऑन एन एवरेज हम 365 ही लेकर चलते हैं। ठीक, बाकी क्वेश्चन बता देगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद इफ क्लोजिंग creditors are given along with lag period, then देखो डेटर से क्या निकल के आई है, डेटर से क्रेडिट सेल निकल के आई है, तो क्रेडिटर से क्या निकल के आएगी, क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज निकल के आएगी। देन क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स इनटू 12 या फिर 365 डिवाइडेड बाय लैग पीरियड। ओके,
अब देखो ये कंसेप्ट क्या कहता है आपका, ये कंसेप्ट समझो ध्यान से, इसको नोट करो पहले एक बार, इसको नोट करो फिर हम कंसेप्ट देखते हैं। हाँ जी, देखो भैया, मान लो ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां एंड होता है, ठीक है जी। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। अब मैंने आपको क्या बोला कि आपका मान लो एवरेज कलेक्शन पीरियड है 1 महीने का। 1 महीने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस महीने में सेल करोगे, अगर आप इस महीने में सेल करोगे तो उसकी कलेक्शन कब होती है, उसकी कलेक्शन होती है नेक्स्ट मंथ में। अगर आप इस महीने में सेकंड मंथ में सेल करोगे तो उसकी कलेक्शन होती है नेक्स्ट मंथ में। अगर आप थर्ड मंथ में सेल करोगे उसकी कलेक्शन होती है फोर्थ में, अगर फोर्थ में तो फिफ्थ में, फिफ्थ में तो सिक्स्थ में, सिक्स्थ में तो सेवंथ में, सेवंथ में तो एट्थ में, फिर नाइन्थ में, फिर टेंथ में, फिर 11th में, फिर 12th में। मतलब जो लास्ट मंथ में आप सेल करोगे, मान लो जनवरी टू दिसंबर है, तो अगर आप दिसंबर के महीने में सेल करोगे तो उसकी कलेक्शन कब होगी, नेक्स्ट ईयर में जाकर होगी। उसकी कलेक्शन कब होगी, नेक्स्ट ईयर में जाकर होगी। यहां तक बात समझ में आती है कि सर एवरेज कलेक्शन पीरियड 1 महीने का मतलब क्या है कि जिस मंथ में आप अपनी क्रेडिट सेल कर रहे हो उसकी कलेक्शन होगी अगले महीने में। सेम गोस फॉर क्रेडिट परचेज ऑल्सो, कि जिस महीने में आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो उसकी पेमेंट कब करोगे आप, अगले महीने में, अगर 1 महीने का क्रेडिट पेमेंट पीरियड है तो। ठीक है जी, देखो क्रेडिट सेल पकड़ के चलते हैं, परचेज बिल्कुल सेम है, ठीक। अब मेरे को एक चीज बताओ सर, यहां पर जो इस महीने में जो लास्ट में 31 दिसंबर है या मार्च ले लो, जो भी ले लो, मैंने 31 दिसंबर पकड़ के चला है। मान लो जो आपका 31 दिसंबर है, इस डेट पे जो भी आपके क्लोजिंग डेटर्स आ रहे होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो क्लोजिंग डेटर है 1 लाख रुपए के, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, ये 1 लाख के जो डेटर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिसंबर के महीने में कितनी सेल करी है मैंने। यस और नो, आंसर इज यस। क्योंकि सर अभी तो इसकी कलेक्शन हुई नहीं है, तो 31 दिसंबर 2020 पे जो आपके क्लोजिंग डेटर्स आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सर दिसंबर 2020 में हमने कितनी उधार में सेल करी है, क्योंकि इसकी कलेक्शन कब होनी है, जनवरी 2021 में जाकर होनी है, जनवरी 2021 में जाके होनी है। यानी कि 31 दिसंबर 2020 में जो आपके क्लोजिंग डेटर्स आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि दिसंबर 2020 के महीने में आपने कितनी क्रेडिट सेल करी है। बताओ जी, समझ में आता है। तो अगर आपको ये पता लग गया कि ये जो क्लोजिंग डेटर आ रहे हैं ये 1 महीने की क्रेडिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप पूरे साल की सेल नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला छोड़ दो ना, कैसे निकालूंगा। मैंने बोला कि भैया ये जो 1 लाख है ये 1 महीने की सेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो 12 महीने की सेल क्या होगी, 12 महीने की सेल क्या होगी, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। तो ये करा क्या मैंने, मैंने बोला कि जो आपके क्लोजिंग डेटर्स हैं डिवाइडेड बाय लैग पीरियड, ये 1 महीने का क्या था लैग पीरियड, इनटू में 12, यानी कि क्लोजिंग डेटर्स मल्टीप्लाई 12 बाय लैग पीरियड। ये कर दिया फॉर्मूला। अगर डेज में होता तो मैं 365 बाय डेज करके चलता। समझ में आता है। यहां पर दिक्कत क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर 1 महीना है। अगर मैं इसको बोल दूं 1.5 महीना, अगर मैं बोलूं कि आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 1.5 महीने का है, तो क्या बोलोगे आप कि सर जो 31 दिसंबर को मेरे क्लोजिंग डेटर आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की सेल। भाई अगर मैं बोलता हूं कि 1.5 महीने का आपका क्या है कलेक्शन पीरियड है, तो यही तो बोलूंगा कि 31 दिसंबर 2020 में जो आपके डेटर आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की सेल। तो यही तो बोलूंगा कि ये जो 1 लाख की जो डेटर्स हैं आपके, ये 1.5 महीने की सेल है, तो 12 महीने की कितनी होगी, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 12। बोलो जी, निकल गया मैथमेटिकल तरीके से, निकल गया मैथमेटिकल तरीके से। आओ जी, अब इसका छोटा सा यहीं पर एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 महीने का, 2 मंथ्स का, और आपके क्लोजिंग डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स है, कोई भी डेट ले सकते हैं हम। क्लोजिंग डेटर में 31 मार्च भी ले सकते हैं, 31 दिसंबर भी ले सकते हैं। मेरे पास क्लोजिंग डेटर आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ टोटल क्रेडिट सेल क्या होगी, टोटल क्रेडिट सेल क्या होगी। देखो सर ये जो 5 लाख के क्लोजिंग डेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिछले 2 महीने की सेल। अगर मैं दिसंबर, भाई ये 31 दिसंबर 2020 के डेटर है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं नवंबर और दिसंबर की सेल, यानी कि 2 महीने की सेल। तो मैं यही तो लिखूंगा कि ये जो 5 लाख है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 महीने की सेल, तो पूरे साल यानी कि 12 महीने की सेल कितनी होगी, निकाल लो कितनी होगी।
ये आ गई आपकी 30 lakhs। बोलो भाई, क्लियर होती है यहां तक बात? क्लियर होती है? तो दिस इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि अगर आपको क्वेश्चन में कलेक्शन पीरियड दे दिया डेटर का और क्लोजिंग डेटर दे दिया, तो आप क्रेडिट सेल निकाल सकते हो। तो यहां पर यूज होता है लैग रेशो का, दिस इज योर लैग रेशो, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड दे दे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे दे, तो आप टोटल क्रेडिट परचेज निकाल सकते हो। आओ इसका भी लिखते हैं एग्जांपल। मान लो आपका एवरेज पेमेंट पीरियड इज 3 मंथ्स, कि आप हर 3-3 महीने में पेमेंट करते हो, ओके। और आपके जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो हैं 3 लाख। तो बताओ ये 3 लाख क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो ये 3 लाख थे 31 दिसंबर 2020 को, कि 31 दिसंबर 2020 को जो मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ रहे हैं 3 लाख के, ये रिप्रेजेंट करते हैं पिछले 3 महीने की क्रेडिट परचेज, यानी कि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में मैंने जो क्रेडिट परचेज करी है वो कितने की है? 3 लाख रुपए की। तो अगर 3 लाख 3 महीने की परचेज है तो 12 महीने की कितनी होगी? निकाल सकते हो। तो टोटल क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे कि पूरे साल में क्रेडिट परचेज कितनी करी? कि सर अगर ये जो 3 लाख है ये 3 महीने की क्रेडिट परचेज है, तो 12 महीने की कितनी होगी? कितनी होगी? 12 लाख। बोलो भाई, क्लियर होता है? तो दिस इज द यूज ऑफ लैग रेशियोज, जो आप लैग रेशियोज क्वेश्चन में यूज करके चलो, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, यूज करके चलेंगे। आओ भाई एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। लो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। वो कहता है अ कंपनी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस। एक कंपनी 20% गुड्स को कैश में बेचती है, एंड बैलेंस ऑन द क्रेडिट बेसिस, और जो बाकी बैलेंस है वो क्रेडिट बेसिस। बैलेंस कितना हुआ सर? 80% हुआ। भाई अगर उसने बोला कि 20% कैश में और बैलेंस क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट पे कितना हुआ? 80% हुआ। डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ्स क्रेडिट, ठीक है जी, हम डेटर्स को 1.5 महीने का क्रेडिट पीरियड ऑफर कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है? 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने का एवरेज कलेक्शन पीरियड है। देयर बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016 इज 1,25,000। डेटर्स का जो 31 मार्च 2016 को बैलेंस है, दैट इज क्लोजिंग डेटर्स, कितने आपके? 1,25,000। मुझे बताओ 1,25,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिछले 1.5 महीने की सेल, यानी कि 15 फरवरी से लेकर 15 फेब से लेकर 31 मार्च तक की सेल, 1.5 महीने की सेल। एज्यूम दैट सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, कि सर हर साल हर महीने में क्या है? सेल बराबर है। कैलकुलेट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। निकाल सकते हो। पहले तो क्रेडिट सेल निकालो, बाकी तो निकाल ही लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो दे रखा आपको 1.5 मंथ्स का। क्लोजिंग डेटर्स कौन सी डेट के? 31 मार्च 2016 के, ये दे रखे थे आपको 125। तो ये 125 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.5 महीने की सेल। तो बताओ टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/16 कैसे निकलेगी? कि 125 अगर 1.5 महीने की सेल है तो 12 महीने की कितनी होगी? 125 अगर 1.5 महीने की सेल है तो 12 महीने की कितनी होगी? बताओ जी, कैलकुलेट करो। तो ये हो गया आपका 125 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 12, ये आ गया आपका 10 लाख। 10 लाख। तो ये 10 लाख पूरे साल की क्रेडिट सेल है। क्या है? 10 लाख पूरे साल की क्रेडिट सेल है। अब वो कह रहा है टोटल सेल निकालो। अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया कैश सेल 20% है और बाकी बैलेंस क्रेडिट सेल है, यानी कि बाकी बैलेंस कितना हुआ? 80% हुआ। तो यानी कि टोटल सेल का 80% इज इक्वल टू 10 लाख। बोलो ना, टोटल सेल का 80% इज इक्वल टू 10 लाख। यस और नो? आंसर इज यस। अब आप क्या कर सकते हो कि सर टोटल सेल अगर x है तो x का 80% इज इक्वल टू 10 लाख, उससे x निकाल दो। नहीं तो आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे? कि सर टोटल सेल्स कैसे निकलेगी? टोटल सेल्स
फॉर द ईयर एंडेड 31/3/16। कैसे कि ये जो 10 लाख है ये है 80%, तो 100 कितना होगा? वो भी तो वही तरीका हो गया, वो भी तो वही तरीका हो गया कि सर 20% तो कैश उसने बोल दिया, तो बाकी बैलेंस यानी कि 80% क्या है? क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 10 लाख अगर 80% है तो 100 कितना होगा? प्रोपोर्शनेट कर दिया मैंने कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करो, 12,50,000। तो 12,50,000 रुपए क्या होगी आपकी पूरे साल की टोटल सेल है। इसमें 20% कैश है और 80% क्या है? आपकी क्रेडिट है। क्लियर है यहां तक की बात? बोलो भाई, क्लियर है? तो दिस इज योर लैग रेशियोज, इसका इस्तेमाल हमें क्वेश्चंस में करना होगा। ठीक, अब देखो पार्ट वन का हमारा कंसेप्ट पूरा है, पार्ट वन का मेरा कंसेप्ट हो गया है पूरा। अब मेरे पास क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें करके चलने हैं। ये क्वेश्चंस करते हैं पहले, आज वाली क्लास लगाएंगे, अगली क्लास भी मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे लगाऊंगा, और फिर जो लास्ट हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन है वो सेम डे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, आओ भाई, तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13th पे, 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। लो भाई 13th आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। वो कहता है अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, ऑन 31 मार्च 2015 हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टूड एज फॉलोज। 31 मार्च 2015 में उसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या दिखाती है? दिखाती है कि सर 31 मार्च 15 में उसके पास क्रेडिटर्स कितने हैं? 580 के, उसके पास 125 का बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 45,000 के, कैपिटल है उसकी 250 की, एसेट में फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग है 1 लाख का, स्टॉक है 610 का, फिर ट्रेड डेटर्स है 148 के, बीआर है 60 का, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है 2000 का, और कैश इन हैंड एंड एट बैंक इज 80,000। कंबाइंड है आपको, कैश और बैंक कंबाइंड है तो कंबाइंड ही बनाकर चलेंगे हम। आगे देखो, फॉलोइंग वाज द समरी ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। वो कह रहा है कि कैश बुक की समरी ऐसी कुछ है, क्या क्या कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश इन हैंड एंड बैंक का 80,000 रुपए, कैश सेल है 7380 की, रिसीट फ्रॉम ट्रेड डेटर, डेटर से 15,10,000 की कलेक्शन हुई है, रिसीट फ्रॉम बीआर, बीआर से कलेक्शन हुई है 340 की, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स इतने की, पेमेंट फॉर बिल्स पेबल इतनी, सन्डी एक्सपेंसेस पेड 620 के, ड्राइंग्स करी है 240 की, और क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 127, कैश इन हैंड और बैंक का 127,300। ठीक है सर, आपको एक तरीके से कैश अकाउंट ही बनाकर दे रखा है, आपको एक तरीके से कैश अकाउंट ही बनाकर दे रखा है। क्या आपको कैश बैंक अकाउंट बनाना है? आंसर इज नो, बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में दो चीज दे दी आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे दी और कैश और बैंक अकाउंट भी दे दिया। अब आपको वो नहीं बनाने, उससे एंट्री उठाओगे और एक एक जगह पर उसको क्या करोगे? पोस्टिंग करते चले जाओगे। आगे देखो, वो कहता है डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर्स इज 36,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डेटर को हमने डिस्काउंट अलाउ किया 36 का, और क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 28,000 का। बिल्स एंडोर्स्ड अमाउंटिंग टू 15,000। वो कह रहा है हमने बिल एंडोर्स करे कितने के? 15,000 के। बिल एंडोर्स समझते हो ना? बिल एंडोर्स मतलब जो आपके पास बीआर थे वो आपने अपने क्रेडिटर्स को दे दिए। एंट्री याद होनी चाहिए कि जो आपके पास बीआर थे वो आपने अपने क्रेडिटर्स को दे दिए। बीआर आने की एंट्री क्या होती है? बीआर आने की होती है बीआर टू डेटर्स, और फिर उसे एंडोर्स कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स टू बीआर। याद है या नहीं? बचपन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ा होगा। जब आपके पास बिल आता है तो एंट्री डालते हो आप बीआर टू डेटर्स, और जब आप वो बिल इंडोर्स कर देते हो तो एंट्री डालते हो क्रेडिटर्स टू बीआर। अपने क्रेडिटर्स को दे दिया आपने बिल, तो ये काम आएगी वाली एंट्री। आगे वो कहता है एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 6,000 वाज पेड एवरी 1st अगस्त फॉर द रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। वो कह रहा है हर साल 1st अगस्त को हम एक साल का एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। यानी कि जो आपने 6,000 का प्रीमियम पे किया है ये 1st अगस्त से लेकर नेक्स्ट ईयर 1st अगस्त तक है, नेक्स्ट ईयर 1st अगस्त तक है। यानी कि इसमें कुछ महीने क्या है? हमारे प्रीपेड है, कुछ महीने प्रीपेड है। अगर आप बताओगे तो कितने महीने प्रीपेड बनते हैं? 31 मार्च के बाद देखो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 महीने प्रीपेड है, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर नेक्स्ट ईयर 1 अगस्त तक है, तो अगले 4 महीने जो 31 मार्च के बाद के 4 महीने टिल 1 अगस्त वो सब प्रीपेड है, वो सब प्रीपेड है। निकाल लेंगे यहां से हम। आगे फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग्स वर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है,
फर्नीचर फिक्चर्स पे आपको 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। ओके, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2016। कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे रखे हैं आपको। किसका दे रखा है? स्टॉक का दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, बीआर का दे रखा है, बीपी का दे रखा है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दे रखा है। ट्रेडर मेंटेन्स स्टेडी जीपी रेशियो 10% ऑन सेल्स। उसको कह रहा है उसका जीपी रेशियो फिक्स है। कितना फिक्स है? 10% ऑफ सेल्स, जितनी सेल कर रहा है उसका 10%। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट। ठीक है सर, मजेदार क्वेश्चन है, करना सॉल्व करते हैं। आओ जी, क्या प्रोसेस मैंने बताया था सर? पहले सब फॉर्मेट बना दो, पहले सारे फॉर्मेट बना दो, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। उसके बाद एक एक आइटम उठाओ और उसके लेजर अकाउंट बनाते चले जाओ। वंस यू आर अप विद योर लेजर अकाउंट्स, अगर आपको लेजर अकाउंट्स बनाने आ गए ना, फिर सिंगल एंट्री चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। सिंगल एंट्री में अगर बच्चे के मार्क्स कटते हैं, अगर बच्चे के मार्क्स कट रहे हैं और बच्चा गलत करके आ रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है कि वो लेजर अकाउंट पे कमांड नहीं बना पा रहा, वो लेजर अकाउंट पे प्रॉपर कमांड नहीं बना पा रहा। तो अब आपको लेजर अकाउंट पे कमांड बनानी है। ठीक है जी, आओ जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जो भी है पर्सन का नाम क्या था, नहीं रखा, अच्छा दे नहीं रखा, तो छोड़ दो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। वर्किंग नोट्स, आओ जी, एक एक आइटम उठाओ, पिक करो और उसे पोस्ट करते चले जाओ। सबसे पहले आपको दे रखा है ट्रेड क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। पहले यहां से आइटम उठाता हूं। देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो एक एक जगह पर जाएगी आइटम। कैश अकाउंट दे रखा है तो एक एक जगह पर जाएगा। ये बताया था मैंने आपको कि भाई अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी या आपको कोई लेजर अकाउंट दे दिया तो एक बार तो उसकी पोस्टिंग वहां हो रखी है, आपको दूसरी जगह पर पोस्टिंग करनी है। और अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो दो जगह पर पोस्ट होगी आपकी। ठीक है, ये याद रखना। तो ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस दे रखा 580 का, तो क्या डालोगे आप? क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 580। उसके बाद आपको बिल्स पेबल बीपी तेरे का 125, तो बीपी का अकाउंट बनाओ। बीपी में ओपनिंग बैलेंस 125, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 45, तो एक्सपेंस अकाउंट बना लेता हूं। बताया था मैंने एक्सपेंस अकाउंट का भी रूल कि अगर आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस बीडी 45,000। उसके बाद कैपिटल दे रखी है 250 की। भैया कैपिटल का अकाउंट तो बनेगा नहीं, कैपिटल तो आप बैलेंस शीट में डाल दो। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इज 250,
अब इसमें एडजस्टमेंट जो होंगी वो हम कर लेंगे। 250 का ओपनिंग बैलेंस। ओके, एसेट पे आ जाओ। फर्नीचर फिक्चर्स 1 लाख का, तो फर्नीचर अकाउंट बना लू। फर्नीचर अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 1 लाख। आगे देखो, स्टॉक 610, स्टॉक के लिए क्या करूं सर? स्टॉक का कोई अकाउंट बनेगा? बोलो जी, स्टॉक का कोई अकाउंट बनेगा? नहीं सर, स्टॉक तो ये आपका ओपनिंग है, तो ट्रेडिंग में डाल दो, ट्रेडिंग में डाल दो ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। सिक्स टेन। ओके, ट्रेड डेटर्स 148, डेटर्स अकाउंट बना लो, ट्रेड डेटर्स। टू बैलेंस बीडी 148, बीआर 60, तो बीआर अकाउंट बना लो, बीआर 60। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, देखो जी, क्या आपको इंश्योरेंस के बारे में कोई अलग से इंफॉर्मेशन दे रही है? मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की अलग से इंफॉर्मेशन दे रही है? कैश अकाउंट में चेक करो, कैश अकाउंट में पेमेंट साइड पे चेक करो, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की अलग से इंफॉर्मेशन दे रही है? आंसर इज नो। इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस है ना आपके, सन्नी एक्सपेंसेस पेड, इसी के अंदर ही इंश्योरेंस का खर्चा भी इंक्लूडेड है, इसी पेमेंट के अंदर भी इंश्योरेंस की पेमेंट भी इंक्लूडेड है। तो मतलब इंश्योरेंस को भी मैं एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ही डाल देता हूं, इंश्योरेंस को भी मैं एक्सपेंस में ही डाल देता हूं। तो प्रीपेड का ओपनिंग है तो मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी 2000। समझ गए ना कि सर अगर मेरे को इंश्योरेंस की पेमेंट अलग से दे रखी होती तो मैं इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट अलग से बना लेता। सिंस मुझे इंश्योरेंस एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन अलग से दे ही नहीं रखी, पेमेंट उसकी इंफॉर्मेशन अलग से दे नहीं रखी, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि जो मैंने एक्सपेंसेस पे करे हैं उसी के अंदर ही इंश्योरेंस की पेमेंट भी इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली बात है। ठीक, मैंने इसी में डाल दिया। आगे देखो, कैश इन हैंड एंड एट बैंक 80,000, इसको कहां दिखाओगे सर? ये तो ऑलरेडी यहां पर आ गया कैश अकाउंट में, इसको आपको कहीं नहीं दिखाना, ये तो ऑलरेडी पोस्टेड है। अब आ जाओ कैश बुक पे, कैश बुक से जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको डालते चले जाओ। कैश सेल्स 73,80,000, कैश सेल्स 73,80,000 कहां दिखाओगे? एक बार तो वो कैश अकाउंट में आ रखी है और दूसरी बार कहां जाएगी? आपके ट्रेडिंग में जाएगी, बाय सेल्स कैश, कैश में कितनी? 7380। ओके, रिसिट फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, डेटर्स में डाल दो, डेटर से पैसा आया कितना? 15,10,000 रुपए, तो डेटर्स अकाउंट में डालो। डेटर्स अकाउंट में क्या एंट्री डालोगे? डेटर से पैसा आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो क्या लिखोगे आप? डेटर से कलेक्शन हुई बाय कैश बैंक 1510। सर ये आपने ऑब्लिक करके क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कंबाइंड दे रखा है, मुझे कैश और बैंक कंबाइंड दे रखा है, तो मुझे ये नहीं पता ना कि ये कैश में आया या बैंक में है, इसलिए मैंने कैश बैंक लिख दिया। अब कोई भी अगर खाली बैंक में लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, खाली कैश भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको ऐसे लिख दो, लिखना चाहिए, या तो कैश एंड बैंक लिख दो या कैश बैंक लिख दो, बात एक ही है। ठीक, उसके बाद रिसिट फ्रॉम बीआर 340 रुपीज बीआर से आए, तो बाय कैश बैंक 340। ठीक, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, पेमेंट करी 7507 की, लो भाई, टू कैश बैंक 75,07,000 की, बोलो भाई। पेमेंट फॉर बिल्स पेबल टू कैश बैंक 8,15,000 की। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड 620 की, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, तो एक्सपेंस में डाल दो टू कैश बैंक
6,20,700। ड्रॉइंग्स, आपने ड्रॉइंग्स कर ली, आपने कैश विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स कर ली, क्या एंट्री डालोगे सर? ड्रॉइंग्स की कोई एंट्री नहीं, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल से लेस कर दो, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल से लेस कर दो, माइनस ड्रॉइंग्स 240। आगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक 127, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप लास्ट में लिख दोगे बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड एंड एट बैंक 1,27,300। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ओके, ये वाली बातें भी होगी। अब देखो, अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। वो कहता है डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स को आपने डिस्काउंट ऑफर किया, तो एंट्री क्या डालोगे? डिस्काउंट अलाउ करने की, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स पोस्टिंग करो, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स लिखोगे बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 36,000, और डिस्काउंट अलाउड को कहां दूसरी बार कहां डालोगे? पीएनएल में डाल दो, पीएनएल में डालो, टू डिस्काउंट अलाउड 36,000। ठीक है, आगे देखो, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिल गया, यानी कि क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट, तो एक पोस्टिंग तो यहां डालो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 28,000 की, और क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट करो, क्रेडिटर्स में डेबिट करो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 28,000। ठीक, आगे देखो, बिल एंडोर्स्ड अमाउंटिंग टू 15,000, वो कह रहा है आपने बिल एंडोर्स करे 15,000 रुपए के, बिल एंडोर्स करने की एंट्री क्या थी? क्रेडिटर्स टू बीआर, क्या थी एंट्री? क्रेडिटर्स टू बीआर। ओके, तो बीआर अकाउंट देखो, क्रेडिटर्स टू बीआर, तो दो जगह पोस्टिंग होगी, क्रेडिटर्स में भी और बीआर में भी, बाय क्रेडिटर्स 15 और क्रेडिटर्स में टू बीआर 15। आगे देखो, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज 6,000 रुपए, वो कह रहा है 6,000 का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, ये ऑलरेडी इस अमाउंट में 6,20,700 में इंक्लूडेड है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इससे आप क्या निकाल सकते हो? इससे आप निकाल सकते हो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है। देखो कैसे निकालोगे, आपने 1 अगस्त 2016 को प्रीमियम पे करा, और कब तक का है ये? 1 अगस्त 2016 से 1 अगस्त 2017 तक का, याद है ना? उसने बोला हर 1 अगस्त को हम प्रीमियम पे करते हैं, तो 1 अगस्त 2016 से लेकर 1 अगस्त 2017 तक का है, लेकिन आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को, तो ये जो जितना भी पीरियड है ये कितना हो गया? क्या हो गया आपका? प्रीपेड हो गया। कितना पीरियड हो गया ये? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का पीरियड हो गया। तो निकाल लो कि सर 6,000 अगर 12 महीने का है तो 4 का कितना होगा? दैट कम्स आउट टू कितना होगा ये? 2,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए क्या है आपका? प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आप क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे यहां पर टू बैलेंस सीडी 2,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाओगे आप क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 का। ठीक है, आगे देखो, ये वाला काम भी हो गया। फर्नीचर फिक्चर्स पे कह रहा है 15% का डेप्रिसिएशन लगा दो। फर्नीचर फिक्चर्स का बैलेंस कितना था? फर्नीचर का है, ये रहा फर्नीचर का, इस पे वो कह रहा है 15% का डेप्शन लगा दो, तो बाय डेप्रिसिएशन 15%, 15,000 का डेप्शन लगाओ। ओके, बस अभी डेप्शन लगा के छोड़ दो और पीएनएल में डाल दो डेप्रिसिएशन।
टू डेप्रिसिएशन। ओके, ये सब यहां तक बातें होगी। अब क्लोजिंग बैलेंसेस जो दे रखे हैं उसको डाल दो। स्टॉक दे रखा था आपको 650 का, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 650। आगे ट्रेड डेटर्स 152 के, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में डालो। ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स टू नहीं बाय आएगा ना, सॉरी। ट्रेड डेटर्स में लिखो बाय बैलेंस सीडी कितना 152। उसके बाद बीआर का क्लोजिंग 75। अच्छा, जिसके भी क्लोजिंग दे रखे हैं वो साथ साथ बैलेंस शीट में भी डालते रहना। क्या क्या दे रखा था, एक तो स्टॉक दे दिया था उसने, स्टॉक 650। उसके बाद डेटर्स दे दिया 152, बीआर दे दिया 75। ओके, बीआर और देखो कहाँ आएगा, बीआर अकाउंट में डालो। बीआर अकाउंट बनाया था ना हमने, बीआर अकाउंट, ये रहा बीआर अकाउंट। तो लिखो बाय बैलेंस सीडी 75। बीपी का क्लोजिंग बैलेंस 140, बीपी अकाउंट में, बीपी अकाउंट टू बैलेंस सीडी 140। तो बीपी अकाउंट देखो, बीपी को डालो यहां पर बैलेंस शीट में 140। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5000, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 5000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5000। ठीक, फिर वो कहता द ट्रेडर मेंटेन्स स्टडी जीपी रेशियो 10% ऑन सेल्स। जीपी रेशियो इज 10% ऑन सेल्स, यानी कि जो जीपी आएगा आपका, जो आपका जीपी आएगा 2जीपी, वो 10% ऑफ, ये जो टोटल सेल आएगी इसका 10% आएगा। अभी देखते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन के डाली, अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं चलाया। सिंगल एंट्री में यही तो फायदा है, सारी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में गिवन रहती है। तो अगर आपको क्वेश्चन रीड करना आ गया, लेजर में पोस्टिंग करनी आती है, आधे से ज्यादा काम तो आपका यहीं पर ही है। अब आपको पैकअप करना है बस क्वेश्चन, अब आपको जस्ट पैकअप करना है। तो पैकअप करना शुरू करते हैं। लेजर अकाउंट क्लोज करते रहो, पैकअप करते रहो। देखो ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, ट्रेड क्रेडिटर्स में, ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। देखो भाई, ट्रेड क्रेडिटर्स अभी पैकअप नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास अभी क्रेडिट परचेज आई और ना मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आया, यानी कि दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जहां पर दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वहां तो आप क्लोज कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर आपको ना क्लोजिंग बैलेंस है ना आपके पास क्रेडिट परचेज है। अभी छोड़ दो, बीपी में आपके पास आ जाएगा कि बिल्स एक्सेप्टेड की फिगर आ जाएगी। बीपी अकाउंट क्लोज कर सकते हो और आप लिख सकते हो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कि कितने और बिल एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहां पर सब इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो करोगे आप 140 प्लस 815 माइनस, आपने बिल एक्सेप्ट करे 8,30,000 के, 830 के बिल एक्सेप्ट हुए हैं, तो ये क्लोज हो गया आपका। इसकी दूसरी जगह पर पोस्टिंग क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 2BP 830। ओके, फर्नीचर अकाउंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 85,000, तो फर्नीचर भी क्लोज। फर्नीचर का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, उसको बैलेंस शीट में डाल दो फर्नीचर।
अगर ऐसे दिखाना चाहो ऐसे दिखा दो, 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 15,000, कितना आता है ये, 85,000। ठीक, ये आ गया। फर्नीचर भी हो गया आपका। अब एक्सपेंस पे आ जाओ। सर एक्सपेंस में भी सब कुछ है, एक्सपेंस में भी सब कुछ है, सिर्फ क्या नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंस किया बाय पीएनएल अकाउंट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। देखो 2000 प्लस 620,700 प्लस माइनस 5,80,700, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना एक्सपेंस बनता है, हमने कितना एक्सपेंस इनकर किया 5,80,700। इसको पीएनएल में डाल दो, इसको पीएनएल में डाल दो, टू एक्सपेंस। 5,80,700। ओके, और देखो क्या हो सकता है डेटर्स में। डेटर्स में आपकी क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको, देखो डेटर में ओपनिंग भी आ गया, कैश रिसीव भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया और क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। लेकिन डेटर से पहले आप क्या करोगे, बीआर क्लोज करोगे, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा बिल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। ये पता लग जाएगा आपको कि कितने बिल ड्रॉ करे। तो टू डेटर्स कि कितने बिल ड्रॉ करे, 340 प्लस माइनस 370, 3,70,000 के बिल आपने ड्रॉ करे। देखो भाई 3,70,000 के आपने बिल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, क्या लिखोगे आप, बाय बी आर 370। अब आपका क्या निकल के आ जाएगा, अब आपका निकल के आ जाएगा क्रेडिट सेल्स टू सेल्स। कितनी सेल करी वो निकाल लो, 1510 प्लस 36 प्लस 370 प्लस 152 माइनस 19,20,000। 19,20 क्या है आपकी, ये क्रेडिट सेल्स है, दिस इज योर क्रेडिट सेल्स। अब देखो क्रेडिट सेल को मैं कहां डाल सकता हूं, मैं ट्रेडिंग में ले जाता हूं। कैश सेल्स मेरे पास थी, क्रेडिट मेरे पास आ गई 1920 की, तो टोटल सेल कितनी होगी 7380 प्लस 1920, ये आ गई आपकी 93 lakhs की। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जीपी जो है वो 10% ऑफ क्रेडिट, 10% ऑफ टोटल सेल्स है। तो 93 लाख का 10% 930 जीपी आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके देखो, ट्रेडिंग में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं परचेजेस निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, परचेजेस निकाल सकता हूं। कैसे, 93 लाख प्लस 650 माइनस 610 माइनस 930, 84 लाख 10,000। ठीक है जी, दिस इज योर परचेज बाय जीपी 9,930। ठीक, परचेज आ गई हमारे पास। अब मुझे एक चीज बताओ सोच के कि सर ये जो परचेज आई है हमारे पास 84 लाख 10,000 की, क्या मैं इसे क्रेडिट परचेज मानूं, कैश परचेज मानूं, या कुछ भी ले लूं एज्यूम करके, या कुछ भी ले लूं एज्यूम करके, सोचना पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाओ। ये जो आपकी 84 लाख 10,000 की क्रेडिट परचेजेस आई हैं, क्या आप इसे, सॉरी जो परचेज आई है 8410 की, क्या आप इसे क्रेडिट परचेज मानोगे, कैश परचेज मानोगे, या कुछ भी मान लोगे एज्यूम करके, थोड़ा माइंड लगा लो। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट, फुल स्क्रीन करता हूं और आप सोचो इसे। क्वेश्चन रीड भी करना पड़ सकता है आपको, क्वेश्चन भी रीड करना पड़ सकता है, तो क्वेश्चन रीड करो और थिंक ऑन दैट।
हाँ जी, देखो भाई साहब, हाँ जी सर, मैं इसे कैश परचेजेस तो मान ही नहीं सकता, और मैं ये भी assumption नहीं लगा सकता कि कुछ भी मान लो, गलत है। क्यों? अगर आप इसे कैश परचेज ले लोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? आपको क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी तो गिवन था। देखो ना, ये आपको कैश अकाउंट गिवन था, कैश बुक की समरी गिवन थी। अगर आप कैश परचेज मान रहे हो तो सर कैश बुक में पेमेंट साइड पे होना चाहिए था ये। भाई जैसे कैश बुक में रिसीट साइड पे कैश सेल्स है, वैसे कैश परचेज पेमेंट साइड पे होनी चाहिए थी। क्या पेमेंट साइड पे कैश परचेज है? आंसर इज नो। इसका मतलब परचेजेस तो कैश में है ही नहीं। इसका मतलब तो परचेजेस तो कैश में है ही नहीं, यानी कि सारी परचेज क्या है? उधार पर है, क्रेडिट पर है। तो ये जो 84,10,000 की आपकी परचेज आई है, दीज ऑल आर योर क्रेडिट परचेजेस। ये सब क्या है? आपकी क्रेडिट परचेजेस हैं। तो आप क्या लिखोगे? बाय परचेज 84,10,000। अगर कैश का कुछ चक्कर होता ना तो वो आपको बताता क्वेश्चन में, वो कैश बुक पे पेमेंट साइड पे दे देता, फिर आप ले लेते अकॉर्डिंगली। तो टू बैलेंस सीडी। अब आपका यहां से क्या निकल के आ गया? क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया, जहां पर हम फंसे हुए थे। 410 610 टू बैलेंस सीडी इज योर 6,10,000। लो भाई, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस आ गया आपका 6,10,000। ओके, अब पैकअप कर दो। अब हम नेट प्रॉफिट निकाल दो। 326,300 टू, तो ऐड करो इसमें नेट प्रॉफिट। 336,300 की आपकी कैपिटल आ रही है। चेक करो बैलेंस शीट मैच होती है। देखो भाई बैलेंस शीट मैच होती है। प्लस 610 प्लस 140 प्लस 5,000, 1091,300 आ रहा है, माइनस 85 माइनस 75 माइनस 650 माइनस 2,000। ओके जी, बैलेंस शीट मैच, बैलेंस शीट आपकी हो गई मैच। क्लियर है? तो देखो बाय चांस देखो बड़ा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 15-16 नंबर तक का बनता है, ठीक, 12 से 16 नंबर तक का। बैलेंस शीट मैच हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी मैच होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितना कर लिया उसको वहीं पर स्टॉप कर देना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना। नई मैच बैलेंस शीट हो रही तो हो सकता है आपकी कोई एडजस्टमेंट आपने गलत कर दी हो, तो 1-2 नंबर तक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सर बैलेंस शीट मैच करने के चक्कर में आप 15-20 मिनट और लगा दो, वो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन सेक्रीफाइस कर जाएगा कम से कम 10 नंबर तक का। तो 1-2 नंबर से बेटर है भाई, 1-2 नंबर कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन 10 नंबर नहीं कटने चाहिए ना। तो प्ले स्मार्टफुली, स्मार्टली आपको काम करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आओ जी, अब मुझे अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन करना है मुझे। हालांकि मैंने आपको बोला भी था लास्ट क्लास में कि क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स, 5 के बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपने कुछ क्वेश्चन ट्राई करे होंगे, कुछ हो भी गए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, तो देखते हैं सर, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में कंसेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस की वैरायटी है, कंसेप्ट तो बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। हाँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं उस पर पहले आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16, आओ जी। एक बार रीड करो।
आओ जी, यस, क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर प्रीत प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डे। 31 मार्च 17 और 18 दोनों की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो भाई, स्टॉक दे रखा है आपको 160 140, डेटर्स फॉर सेल्स, डेटर्स दे रखे आपको 320 और क्वेश्चन मार्क मतलब मिसिंग है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया, फिगर इज मिसिंग। ओके, फाइंड करनी पड़ेगी। बीआर में आपको पहले डैश दे रखा है, बाद में क्वेश्चन मार्क, मैंने आपको बताया था ये चीज। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि सर फिगर इज मिसिंग, डैश का मतलब हो गया कि फिगर है ही नहीं, दैट इज निल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि सर डैश का मतलब जो दे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये भी मिसिंग है, इसका मतलब ये निल है, ये जीरो है, यानी कि ओपनिंग बीआर कुछ है ही नहीं, क्लोजिंग बीआर है जो कि क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग है, ढूंढना पड़ेगा। क्रेडिटर फॉर परचेज, क्रेडिटर्स दे रखे आपको, फर्नीचर एट रिटन डाउन वैल्यू, बहुत बढ़िया पॉइंट, फर्नीचर एट रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, बताओ जी, फर्नीचर एट रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इट मींस, इट मींस कि इस वैल्यू में से जो भी दोनों वैल्यू दे रखी हैं, दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, इनमें डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है, इनमें डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन फिगर्स हैं। ओके, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस भी दे रखे हैं, कैश इन हैंड दे रखा है और बैंक बैलेंस दे रखा है, ये सब चीजें दे रखी हैं आपको। रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग 17-18, 17-18 में रिसीट एंड पेमेंट यानी कि कैश रिसीट्स और पेमेंट्स दे रखे हैं आपको। क्या क्या, वो कहता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउइंग 2.5% डिस्काउंट इज 11,70,000, यानी कि आपको डेटर से 11,70,000 रुपए मिले हैं आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% डिस्काउंट, मतलब 11,70,000 रुपए आपको मिले हैं 2.5% डिस्काउंट काटने के बाद। तो क्या आप डिस्काउंट का अमाउंट निकाल सकते हो, सर मैथमेटिकली निकाल सकते हो, बड़ी आराम से निकाल सकते हो, बता दूंगा भी कैसे। अगले पॉइंट भी ऐसा ही है, वो कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स आफ्टर रिसीविंग 2% डिस्काउंट, क्रेडिटर से पैसे, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करी 784 की और 2% डिस्काउंट के बाद, यानी कि जो आपको पेमेंट करनी थी उसमें 2% डिस्काउंट काट कर आपने 784 की पेमेंट करी है। ओके, यहां से भी कुछ ना कुछ निकलेगा आपका। फिर वो कहता है कि प्रोसीड्स फ्रॉम बीआर डिस्काउंट एट 2%, ठीक है, वो कह रहा है बीआर से जो आपने बीआर डिस्काउंट कराया है उससे जो आपका पास पैसा आया है वो कितना आया है 122,500, यानी कि इससे भी आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट निकल सकता है। ठीक है जी, निकल जाएगा। ओके, फिर दे रखा है प्रोप्राइटर ड्राइंग्स इज 140, 140 की प्रोप्राइटर की ड्राइंग है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन 30 सितंबर 2017 इज 20,000, आपने फर्नीचर परचेज करा 20,000 रुपए का। 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज ऑन 11017 इज 2 लाख रुपए, वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए की आपने सिक्योरिटीज परचेज करी हैं 1 अक्टूबर 2017 को। 12% उसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे बताओ क्या आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सर ऊपर कहीं भी नहीं दे रखा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, दिस इंटरेस्ट इज योर एक्रूड इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट इज योर एक्रूड इंटरेस्ट, वो भी निकाल लेंगे। फिर आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं और आपको मिसलेनियस इनकम दे रखी है, ये सब आपको रिसीट और पेमेंट की डिटेल दे रखी थी। ओके, आगे देखो, वो कहता है सेल्स आर अफेक्टेड टू रियलाइज जीपी ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, सेल्स जो हैं वो आपका कैसे हैं, जीपी इज 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जीपी इज 1/2 ऑफ कॉस्ट, 1/2 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, 1/3 ऑन सेल्स, 1/2 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, 1/3 ऑन सेल्स। आई होप ये रेशियो समझते हो आप कि अगर जीपी इज 50% ऑन कॉस्ट, 50% मींस 1/2 ऑन कॉस्ट, इट मींस जीपी इज 1/3 ऑफ सेल्स, यूज करूंगा इसे भी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द प्रोप्राइटर बाय चेक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दो द बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 18 एज शोन अबव इज आफ्टर टेकिंग द सेम इनटू अकाउंट। ये पॉइंट 4 तो नहीं है, पॉइंट 4 ये होगा यहां से।
वो कह रहा है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है प्रोप्राइटर ने बाय चेक से वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वो कह रहा है कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करी, यानी कि एंट्री डलनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वो आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन वो चेक आपने बैंक में लगा दिया। लेकिन वो आपने चेक क्या करा, बैंक में लगा दिया, यानी कि बैंक में वो पैसा आ चुका है, बैंक में वो पैसा आ चुका है। इसको भी यूज करेंगे। परचेज एंड सेल्स वर मेड ओनली ऑन द क्रेडिट। परचेज एंड सेल किस पे है, सिर्फ सिर्फ क्रेडिट पे है, यानी कि दो, नो कैश सेल्स नो कैश परचेज। ड्यूरिंग द ईयर बीआर ऑफ 2 लाख वर ड्रॉन ऑन डेटर्स। 2 लाख के आपने बिल ड्रॉ करे। आउट ऑफ दीज बिल अमाउंटिंग टू 40,000 वर एंडोर्स इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। वो कह रहा है 2 लाख के आपने बिल ड्रॉ करे, जिसमें से 40,000 के बिल आपने क्रेडिटर्स को दे दिए, क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिए। ओके। Out of this latter amount, bill of 8,000 was dishonored by the debtor। वो कह रहा है कि जो लास्ट वाला अमाउंट है जो आपने डिसऑनर एंडोर्स किया था, उसमें 8,000 रुपए क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। 8,000 रुपए का बिल डिसऑनर हो गया, यानी कि बिल की भी कई सारी इसमें एंट्रीज आ गई हमारे सामने। करना शुरू करें। हाँ जी करें, आओ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। थोड़ा सा माइंड लगाने वाला, थोड़ा सा हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन में, लेकिन इंटरेस्टिंग है। 16th ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर प्रीत फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब इस क्वेश्चन में तो आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ ही बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट सब बनानी पड़ेगी। ये ट्रेडिंग पीएनएल हो गया आपका। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर प्रीत एज ऑन 31 मार्च 2018। वर्किंग नोट्स। देखो भाई, अब एक एक फिगर उठाते हैं और उसको डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो आप एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो। ओपनिंग बैलेंस शीट स्टॉक 160 160 है ये, ठीक। और ट्रेडिंग में डाल दो टू ओपनिंग स्टॉक। देखो अगर साथ साथ करते चलोगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो अगर पहले एक जगह डालोगे दूसरी, फिर तो आप कभी क्वेश्चन पूरा कर ही नहीं सकते, आपके मिसमैचिंग रहेगी रहेगी। साथ साथ कवर करते चलो। तो 160 डाल दिया आपने यहाँ पर, ये फिगर होगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक 140 बाय क्लोजिंग स्टॉक 140, और बैलेंस शीट में भी डाल दो स्टॉक 140। ओके। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 320, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 320। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, और साथ में डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं।
320। ओके, बी आर का ओपनिंग तो था ही नहीं, क्लोजिंग मिसिंग है, तो बी आर अकाउंट भी बना लेता हूं साथ साथ, डेटर्स के साथ साथ बी आर अकाउंट भी बना लेता हूं। यहां बना दूं बी आर अकाउंट, ये लो सर, बी आर अकाउंट हो गया। बी आर में ओपनिंग तो था ही नहीं, यानी कि टू बैलेंस बी डी इज निल, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे, ये भी ले लिया मैंने। ओके, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है, तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो पहले 220, और क्रेडिटर्स अकाउंट ओके, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3 लाख, तो टू बैलेंस सी डी इज 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो क्रेडिटर्स 3 लाख के। ओके, फर्नीचर एट रिटर्न डाउन वैल्यू, फर्नीचर एट रिटर्न डाउन वैल्यू, तो फर्नीचर अकाउंट बनाओ, फर्नीचर रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये, दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो टू बैलेंस बीडी। देखो वर्किंग में आपको जो लेजर अकाउंट बनाना है, आप ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ टी फॉर्म में बना के आ सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फाइनल आप जो मेन आंसर में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना रहे हो, वो प्रॉपर फॉर्मेट से बनानी है आपको। वर्किंग में जैसे मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टी फॉर्म में ऐसे बना के आ सकते हो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में वैसे भी। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 120, और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस इज 127, तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो 120, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो फर्नीचर 127। ओके यहां तक, ओके, ये भी हो गया। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 40 एंड 36, देखो भाई एक्सपेंस अकाउंट बनाऊं, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो बाय बैलेंस बी डी 40, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 36, टू बैलेंस सी डी 36, ठीक है, ये भी हो गया आपका। प्रीपेड एक्सपेंस 12 और 14, प्रीपेड एक्सपेंस 12 और 14, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी एक्सपेंस में डालो, टू बैलेंस बी डी 12 बाय बैलेंस सी डी 14, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 12, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो 14, प्रीपेड एक्सपेंस 14, ठीक है यहां तक की बात, ओके। कैश इन हैंड 4 और 3, कैश इन हैंड 4 और 3, तो कैश इन हैंड, कैश अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट, चार, 3, 4 और 3 बनाओ भाई। कैश को ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो,
4 और क्लोजिंग में डालो कैश 3। ठीक है, ये भी हो गया। बैंक बैलेंस 20 और 1500, 20,000 और 1500। एक बार चेक करता हूँ, ये 1500 है 15,000 है, 1500 ही है। ठीक है, 20 और 1500 बैंक बैलेंस। तो बैंक अकाउंट बना लू, बैंक अकाउंट। इस चैप्टर से आपका पूरी अकाउंटिंग का माइंड जो होता है ना आपका खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा माइंड कि सर लेजर अकाउंट, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, दिस इज द बेस भाई, दिस इज द बेस। टू बैलेंस बीडी 20 और बाय बैलेंस सीडी 1500। तो बैंक डालो 20,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, बैंक 20,000 और क्लोजिंग में बैंक 1500। ठीक है, आगे देखो। अब वो कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन क्या है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज 11,70,000। डेटर से जो पैसा कलेक्ट किया हमने, डेटर से जो पैसा कलेक्ट किया हमने, दैट इज 1170। तो क्या लिखोगे डेटर्स में? हाँ जी, डेटर्स में क्या लिखोगे आप? 1170। बताओ क्या लिखूं मैं, सोच के बताओ कि डेटर से जो कलेक्शन हुई है क्या लिखूं? सर बैंक में ही डाल देता हूं 1170 की, बाय बैंक 1170 और बैंक में डेबिट करो टू डेटर्स 1170। अब एक चीज बताओ, यहीं पे डालना पॉइंट स्टार लगा के। वो कह रहा है कि डेटर से जो 11,70,000 रुपए आए हैं, दिस इज आफ्टर 2.5% डिस्काउंट। तो अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं कि सर x माइनस x का 2.5% इज इक्वल टू 11,70,000, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि सर जो मेरे पास x है वो कैसे निकलेगा? 11,70,000 डिवाइडेड बाय 97.5%। यस और नो? कि सर जो 11,70,000 रुपए ये है 2.5% डिस्काउंट काटने के बाद, तो 11,70,000 रुपए 97.5 है। तो मैं पूछ रहा हूं डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट था 2.5, तो 2.5 कितना होगा? दिस इज योर डिस्काउंट अकाउंट। भाई या तो आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट निकालो ना कि 11,70,000 रुपए 97.5 है, तो ढाई कितना होगा? ढाई मींस डिस्काउंट कितना होगा? तो निकालो, डिस्काउंट हो गया 30,000, यानी कि 12 लाख के डेटर्स में से 30,000 का डिस्काउंट 1170 की पेमेंट आई। तो डिस्काउंट की एंट्री डालनी पड़ेगी, अब आपको डिस्काउंट की एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड, हाँ जी, डेटर्स में डालो बाय डिस्काउंट अलाउड 30। तो डिस्काउंट अलाउड किस में डालोगे? पीएनएल में डाल दो। डिस्काउंट अलाउड किस में डालोगे? पीएनएल में। टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 30। अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब ऐसे ही वो कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज 784 आफ्टर 2% डिस्काउंट। तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, कितना निकालोगे? ये जो 784 है ये 2% डिस्काउंट के बाद है, यानी कि ये 98 है, तो 2 कितना होगा? ऐसे तो निकालोगे। सर 784 98 है तो 2 कितना होगा? 16,000 रुपए, 16,000। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है क्रेडिटर्स से? 16,000 रुपए। तो डालो क्रेडिटर्स अकाउंट में डाल दो, क्रेडिटर्स अकाउंट को पेमेंट करिए टू बैंक 784
एंड टू डिस्काउंट 16,000 पे, और बैंक में डालो बाय क्रेडिटर्स 784 और डिस्काउंट रिसीव्ड किस में डालोगे, पीएनएल में। सोलह हजार। ओके है यहां तक बात, यस क्लियर है यहां तक पॉइंट, ओके। फिर वो कहता है बीआर, बीआर डिस्काउंट कराया 1,22,500 पे, और ये भी क्या है 2% डिस्काउंट के बाद आपको पैसा मिला है, इसकी भी कैलकुलेशन कर लो। डिस्काउंट ऑन बीआर, डिस्काउंट ऑन बीआर कि 1,22,500, ये 98 है तो 2 कितना होगा, 122,500 डिवाइडेड बाय 98 2, 2500, 2500 का डिस्काउंट हो गया बीआर पे, तो बीआर अकाउंट में डाल दो। बाय बैंक 122,500 एंड बाय डिस्काउंट 2500, बैंक में डाल दो टू बीआर, बट लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं है, ओनली लेजर पोस्टिंग। 1,22,500 और डिस्काउंट, डिस्काउंट डालो पीएनएल में टू डिस्काउंट ऑन बीआर, 2500। क्लियर है, बोलो जी क्लियर यहां तक, आओ जी आगे, यहां तक हमारा काम हो गया। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, ओनर ने ड्राइंग कर ली 140 की, तो ड्राइंग लेके आओ किसमें, एक तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, जो भी आपकी कैपिटल निकल के आएगी इसमें से ड्राइंग लेस होगी 140 की, और ड्राइंग से आपका बैंक बैलेंस भी कम होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा आपका बाय ड्राइंग्स, 140। आगे देखो ये भी हो गया। फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपए का, फर्नीचर परचेज किया तो एक तो आ जाएगा बाय फर्नीचर 20,000, और फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट टू बैंक 20,000, ओके। फिर वो कह रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हैं 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 लाख रुपए की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी तो बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 लाख रुपए की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाओ क्योंकि इसी साल खरीदी है, कितना अमाउंट था ये, और कुछ है इसमें अमाउंट, 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 लाख रुपए की, ओके। अब एक चीज बताओ, ये तो हमने कर दिया यहां से, ये कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर 2017 को, क्या मैं इसका इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, क्या मैं इसका इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, तो निकालो। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 लाख का 12%, लेकिन ये कब खरीदी थी, ये खरीदी थी आपने 1 अक्टूबर यानी कि 6 महीने का, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए का क्या आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया, क्या ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, आंसर इज नो, सर नहीं दे रहा रिसीट पेमेंट में, तो ये सारा इंटरेस्ट क्या है आपका एक्रूड है, दिस इज योर एक्रूड इंटरेस्ट, तो क्या लिखोगे, एक तो एसेट बन जाएगा आपका एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट 12,000,
और एक आपका पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। ओके, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। एक्सपेंस दे रखे हैं आपको, जो एक्सपेंस पे करे हैं 350 के पे करे आपने, एक्सपेंस पेड 350। तो एक तो एक्सपेंस साइड पे लिख दो, एक्सपेंस अकाउंट में लिखो टू बैंक 350, और बैंक अकाउंट में लिख दो बाय एक्सपेंस, बैंक में लिख दो बाय एक्सपेंस 350। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो रही है पॉइंट? ओके। मिसलेनियस इनकम 10,000 रुपए की, एक कुछ मिसलेनियस इनकम रिसीव हुई है, तो मिसलेनियस इनकम 10,000, और मिसलेनियस इनकम पीएनएल में भी डालो, बाय मिसलेनियस इनकम 10,000 रुपए की। ओके, यहां तक ठीक। वो कह रहा है सेल्स आर अफेक्टेड टू रियलाइज जीपी 50% ऑन कॉस्ट, जीपी इज 50% ऑन कॉस्ट। अभी देखते हैं, इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय प्रोप्राइटर बाय चेक was omitted to be recorded in the cash book। ठीक है, हमने कैश बुक में कैपिटल इंट्रोड्यूस जो करी है वो रिकॉर्ड ही नहीं करी, यानी कि जो कैश बुक का डिफरेंस आ रहा होगा वो कैपिटल इंट्रोड्यूस वाली एंट्री का आ रहा होगा, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस वाली एंट्री का आ रहा होगा, उससे आपका अमाउंट निकल के आएगा कैपिटल का, कैपिटल इंट्रोड्यूस का। ठीक, परचेज सेल क्रेडिट में है, अच्छा ये वाली एंट्री डालो, बीआर वाली एंट्री डालो। ड्यूरिंग द ईयर बीआर ऑफ 2 लाख वर ड्रॉन ऑन डेटर्स, 2 लाख के बीआर है, तो क्या एंट्री डालोगे? बीआर टू डेटर्स, बीआर टू डेटर्स, तो लिखोगे आप बाय बीआर 2 लाख, और बीआर में लिखोगे टू डेटर्स 2 लाख। ठीक, बिल अमाउंटिंग टू 40,000 वर एंडोर्स इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। वो कह रहा है इसमें से 40,000 के बिल हमने एंडोर्स कर दिए, यानी कि क्रेडिटर्स टू बीआर, क्रेडिटर्स टू बीआर यानी कि बाय क्रेडिटर्स 40, और क्रेडिटर्स में लिखोगे टू बीआर 40। वो कह रहा है इसमें से, इस 40,000 में से, लाइन पढ़ना ध्यान से, आउट ऑफ द लेटर अमाउंट, लेटर मतलब होता है बाद वाला, इस 40,000 में से 8,000 के बिल क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर, मतलब आपने जो क्रेडिटर को बीआर दिया था वो डिसऑनर हो गया, फेल हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी? आप डालोगे एंट्री सर डेटर्स टू क्रेडिटर्स, आप जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको दोबारा लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे क्रेडिटर्स की, तो एंट्री क्या डालोगे? डेटर्स टू क्रेडिटर्स। डालो एंट्री डेटर्स टू क्रेडिटर्स, तो लिखोगे आप बाय डेटर्स 8,000, और डेटर्स में डालोगे टू क्रेडिटर्स 8,000। समझ में आता है पॉइंट? समझ में आता है पॉइंट? नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला ट्रीटमेंट किया मैंने, और कुछ नहीं किया, ये वाली एंट्री का मेरा काम हो गया। अब देखो मैं क्या क्या पैकअप कर सकता हूं, अब जो जो चीज आप पैकअप कर सकते हो वो पैकअप करना शुरू करो। हाँ जी, देखो डेटर्स अकाउंट में आप देखो, सबसे पहले डेटर्स में क्या क्या कर सकते हो सर? डेटर्स से पहले बीआर पैकअप कर लेते हैं। बीआर में ओपनिंग तो था नहीं, क्लोजिंग नहीं मिसिंग था, तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो यहां पर, बाय बैलेंस सीडी, सारा अमाउंट यहां पर निकल के आ गया, तो बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो आप, बीआर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, कितना आ रहा है बीआर का क्लोजिंग बैलेंस? ये आएगा आपका, आ भी रहा है या नहीं कुछ, 2 लाख माइनस 35,000 का आ रहा है, चेक करो। क्रेडिटर्स में क्या है आपके पास? ओपनिंग क्लोजिंग सब है, परचेज निकल जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट से, क्रेडिटर्स से पहले बीपी तो था ही नहीं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट से परचेज निकाल दो, 784 प्लस 16 प्लस
40 प्लस 3 लाख माइनस 220 माइनस 8000, 9,12,000 की परचेज बाय परचेज 9,12,000। परचेज को कहां डाल सकते हो आप? परचेज को आप ट्रेडिंग में लिख दो। परचेज ट्रेडिंग में लिखो, टू परचेज 9,12,000। और देखो क्या क्या कर सकते हो आप। फर्नीचर अकाउंट देख लो। फर्नीचर में तो एक ही फिगर निकल के आ रही है आपकी, डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की फिगर डालो, 120 प्लस 20,000 माइनस 127, 13,000 बाय डेप्रिसिएशन इज योर 13,000। तो डेप्रिसिएशन को पीएनएल में डालो, टू डेप्रिसिएशन 13,000। ठीक है, आगे देखो। डेप्रिसिएशन हो गया आपका। एक्सपेंस अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। 344 एक्सपेंस आ रहे हैं आपके 344 के बाय पीएनएल 344। तो पीएनएल में एक्सपेंस डालो, अब देखो कैश में क्या डाल सकते हो आप। हाँ जी, कैश अकाउंट में क्या डाल सकते हो आप। कैश से पहले मैं क्या क्लोज करूं? कैश से पहले बैंक क्लोज कर दूं। कैश से पहले बैंक क्लोज कर दूं। देखो भाई, बैंक में इंफॉर्मेशन क्या आएगी? बैंक में जो मिसिंग फिगर ये आएगी कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया था, यानी कि टू कैश। कितने का था वो निकल के आ जाएगा ना, कैपिटल के नाम का चेक था वो, एक चेक डिपॉजिट किया होगा आपने, तो वो कितना था? 784 प्लस 140 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 350 प्लस 1500 माइनस 20,000 माइनस 1170 माइनस माइनस 173, यानी कि 173 आपने बैंक में जमा कराए। तो कैश में लिख दो बाय बैंक 173। अब इसका जो बैलेंस आएगा वो क्या निकल के आएगा? कैपिटल कि सर इतने की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी आपने। कितने की होगी ये? 1,72,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। तो इससे क्या करोगे? इससे आप बैलेंस शीट में ऐड कर दोगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 172। देखो लाइन पढ़ो ध्यान से। वो कह रहा था कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय द प्रोप्राइटर बाय चेक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वो कह रहा है हमने कैश बुक में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो रिकॉर्ड ही नहीं करी। ठीक, दो द बैंक बैलेंस वर कंसीडर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट। वो कह रहे हैं जो 1500 का बैंक बैलेंस आ रहा है आपका, इसमें हम कैपिटल का इफेक्ट डाल चुके हैं। इसमें हम कैपिटल का इफेक्ट डाल चुके हैं, यानी कि इसमें जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो कौन सी होगी? कि आपने कितना चेक डिपॉजिट कराया इन द बैंक। तो इसमें कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो कैश की आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस है, बाकी सारी एंट्री आपकी बैंक से। ठीक, सिंपल हो गया वाला पॉइंट। अब क्या रहेगा आपका? अब क्या रहेगा आपका? अब आपका डेटर्स और बीआर रह गया। डेटर्स और बीआर रह गया। अब देखो, अब वो क्या कह रहा था?
वो कह रहा था जीपी जो है वो 50% ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब क्या होता है? सीओजीएस। सीओजीएस आपको पता ही है। सीओजीएस कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 160, परचेजेस इज 9,12,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 140। 932, 932 का 50% जीपी है, यानी कि 466 का जीपी है। 50% ऑफ 932, और ये 932 इज व्हाट? 932 इज सीओजीएस। निकाल लेना सीओजीएस। ठीक। अब देखो जीपी भी आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया, तो यहां से आप सेल्स निकाल सकते हो। बाय सेल्स 13,98,000 की आपकी क्या होगी? सेल्स होगी। सारी सेल वो कह रहा था क्रेडिट पे है। सारी सेल किस पे? क्रेडिट पे। तो ये क्रेडिट सेल को आप कहां डाल सकते हो? आप डेटर्स में डाल सकते हो। टू सेल्स, टू सेल्स 3 लाख, जो भी आपका 13,98,000, 1398 के आपके क्या आ गए? सेल्स आ गई। अब देखो, अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो? अब देखो बी आर क्लोज कर लो और डेटर्स क्लोज कर लो। आप ऐसे भी कर सकते थे, बी आर क्लोज किया, फिर आप क्या कर सकते थे? जीपी को उस हिसाब से 1/3 तो 1/2 लेके चलते, तो वो भी आपका निकल के आ जाता। लेकिन यहां पर दो फिगर मिसिंग थी आपकी, सेल्स और क्लोजिंग, तो आपको पहले ये करना पड़ेगा। देखो भाई क्या करूं अब मैं इसका, बीआर का बैलेंस निकालते हैं ना पहले। 2 लाख, ये कितना निकल के आया था? 35,000, 35,000 का बीआर है। तो बीआर लिख दूं 35,000। डेटर्स देख लो, डेटर्स का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, माइनस 3,26,000 का डेटर है। क्लोजिंग डेटर डाल दो बैलेंस शीट में। डेटर्स 326, ओके। अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करके कैपिटल निकालो। 120 प्लस 160 प्लस 320 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस माइनस 376, 3,76,000 की कैपिटल होगी आपकी। 376, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ला लो कैपिटल 376 की और प्रॉफिट निकाल दो। देखना जी प्रॉफिट, वन वन फोर फाइव डबल जीरो 114,500, ठीक आ रहा है जी। प्रॉफिट 114,500, नेट प्रॉफिट इज, इसको ऐड करो बैलेंस शीट में। अब चेक कर लो जरा, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आती है? प्लस 172 माइनस 40 प्लस 376,
522,500, ठीक है। अब मैच कर लो एक बार बैलेंस शीट। आई होप सारी चीजें डल गई हैं, एक बार मैच कर लो। 522,500 प्लस 3 लाख प्लस 36 माइनस 127 माइनस 35 माइनस, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट होगी आपकी मैच। क्लियर है पॉइंट? तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। चलो, तो आज वाली क्लास के लिए इतना ही। अब आप क्वेश्चंस ट्राई करते रहो सर, क्वेश्चंस पूरे करने हैं आपको। अभी हमारी लगभग इस चैप्टर में एक दो तीन क्लासेस अभी और लगेंगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और पार्ट 2 भी हमारा रह रहा है। तो क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। देखो मैं यहां पर कराता रहूंगा, मैं भी वही चीज कर रहा हूं, आपको भी घर पे वही चीज करनी है। मैं भी लेजर अकाउंट बना रहा हूं, आपको भी लेजर अकाउंट बनाने हैं। इट्स बेटर दैट यू डू क्वेश्चन योरसेल्फ। आप खुद क्वेश्चंस करो, आंसर मैंने दे ही रखे हैं, आंसर से टैली करके क्वेश्चंस ट्राई खुद करो। जितना खुद करोगे उतना आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। यहां पर देखने से इतना बात नहीं बनेगी। हाँ, कॉन्सेप्ट देखना है आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है भी नहीं इसमें, ठीक। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग को जितने ज्यादा कर सकते हो उतने करोगे, ठीक है जी। चलो फिर बाकी अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बढ़वाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।